Let's read the question. The question says, how did the East India Company procure रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल की रेगुलर सप्लाईज जो इंडियन वीवर्स से करने के लिए क्या जो है इन्होंने प्लानिंग की और या किस तरह से इन्होंने जो है अपने रेगुलर सप्लाईज को अरेंज किया। सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर। Answer says, when East India Company established political power in India, it tried to control the monopoly right to trade. ठीक है, देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश कर लिया तो अब इनका जो मेन टारगेट था वो था कि ट्रेड के ऊपर भी मोनोपोली अपनी इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इंडिया में डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज सब लोग जो है वो ट्रेड कर रहे थे इंडियंस के साथ. So it developed this system of management and control which could eliminate the competition, कंट्रोल द कॉस्ट, इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स. इसीलिए अब इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ क्या किया, एक ऐसा सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन्होंने स्टार्ट किया जो इनको जो रेगुलर सप्लाईज है वो प्रोवाइड कर सके. तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का ये जो सिस्टम था इसने क्या किया, एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन. इसने जो कॉम्पिटिशन था डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज के साथ जो इंग्लिश का कॉम्पिटिशन था इसको ख़त्म कर दिया. अब कॉस्ट जो है, जो प्राइसेस थी उसको कंट्रोल में लाया गया और जो रेगुलर सप्लाईज थी कॉटन और सिल्क की इसको इंश्योर किया गया. सो ये किस तरह से किया गया, द फॉलोइंग विद द स्टेप्स. ये जो स्टेप्स हैं वो क्या थे. सबसे पहले तो गुमश्तास जो हैं, गुमश्तास पेड सर्वेंट्स वर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द वीवर्स. देखिए सबसे पहले तो वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए कंपनी ऑफिशियल्स ने गुमश्तास को अपॉइंट किया. ये पेड सर्वेंट्स होते थे जो कि वीवर्स को सुपरवाइज करते थे. वीवर्स को सुपरवाइज करने के साथ साथ जो है ये उनको लोन भी प्रोवाइड करते थे और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके उनसे जो क्लोथ है उसकी डिलीवरी लेते थे. सो दे कलेक्टेड द सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ. वो क्या करते थे, सप्लाईज कलेक्ट करते थे वीवर से और उसके बाद क्वालिटी जो होती थी क्लोथ की उसको एग्जामिन करते थे एंड देन कंपनी ऑफिशियल्स को जो है ये हैंड ओवर करते थे. सो नाउ वीवर्स वर नॉट एबल टू डील विद देयर एजेंट्स. ठीक है, अब जो वीवर्स हैं वो अपने एजेंट्स के साथ डील नहीं कर सकते, कोई डीलिंग नहीं हो सकती थी, कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी. क्यों, एज took the loans in advance and could not bargain on it. देखिए अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो क्या करते थे, गुमश्तास के थ्रू ऑलरेडी पहले ही सप्लाई से पहले ही लोन जो है वीवर्स को दे दिया जाता था. अब जबकि पैसा पहले ही दे दिया जा रहा है तो फिर वीवर्स के पास अब चॉइस नहीं रही कि वो बार्गेनिंग कर सके किसी भी प्राइस के ऊपर, कि वीवर्स अपने प्राइजेस के ऊपर जो है सामान को डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्तुगीज़ के पास बेचते थे. अब उनके पास कोई चॉइस नहीं रही थी क्योंकि ऑलरेडी वो लोन ले चुके होते थे और लोन के अकॉर्डिंगली जो है उन्हें प्रोडक्शन करनी होती थी. तो इस तरह से वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे. तो जो कॉस्ट है, जो प्राइजेस है वो उनका वीवर्स को काफ़ी लॉस होने लगा और ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा होने लगा. दस ब्रिटिशर्स वर नाउ एबल टू गेट द मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड. इस तरह से क्या हुआ, गुमश्ता की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो है अपने ट्रेड को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया और जितना भी कंपटीशन था सारे कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया. सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो वीवर्स हैं वो सप्लाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स को और एक्सप्लॉयटेशन वीवर्स की बहुत ज़्यादा हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो ट्रेड है उसको इस्टेब्लिश कर रही थी इंडिया में. इस तरह से रेगुलर सप्लाईज कॉटन और सिल्क की इन्होंने इंडिया से अपने प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम से करना स्टार्ट किया. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.